हर तरफ से सियासी गहमा गहमी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब। ये मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ एक जाने माने पॉलिटिकल लीडर है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भी है। उसके साथ साथ अगर माजी की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट जो है वो आपको पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला है। वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको हम आपकी जो है होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपके वालिद मरहूम मगफूर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब जो है 4 टाइम्स MLA रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वाबस्ता रहे हैं, PDP से भी वाबस्ता रहे हैं, कांग्रेस से भी वाबस्ता रहे हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो है वो फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। ऐसे में पहला जो आपने पॉलिटिकल करियर का इलेक्शन था 2014 में, तो वो आपने PDP की तरफ से लड़ा है। इस बार मैंडेट आपको जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिला है। 10 साल बाद क्या कुछ चैलेंजेस लग रही है, क्या कुछ चेंजेस है और कैसा रुझान है लोगों का? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। जैसे आपने खुद कहा कि इलेक्शंस 10 साल के बाद होने जा रहे हैं और इन 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर ने खोया है, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं दिल में है कि जो आज इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो अब असेंबली बनेगी, लेकिन ये असेंबली जो बनने जा रही है, आपको पता है कि किस तरह की असेंबली होगी। एक तरफ से लोगों के दिल में ये भी है कि ये मोस्ट डिसएम्पावर्ड स्टेट है इस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के दावे रहे हैं कि इन 10 सालों में हमने बहुत काम किया है और कश्मीर को डेवलपमेंट की तरह लिया है, लेकिन अगर आप एक आम कश्मीरी से पूछे, ख़ास तौर पर जो कि गाँव और देहातों में ज़िंदगी करते हैं, देखिए उनकी हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। मसलन आप अगर देखेंगे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी और बेरोज़गारी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस वक्त जो टॉप पर जो अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे, इंशाल्लाह आपको जाना होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक तो बहुत महदूद इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है लोगों को, और उसके बाद जो बिलिंग्स इलेक्ट्रिसिटी की हो रही हैं, लाइक वो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। जो आप एक आदमी है जिसके 4 कमरे हैं और उसको महीने में 6,000 7,000 रुपए की बिल आ रही है, और आप जानते हैं कि जो हम गांव में जो तबका है वो दे आर डेली वेजर्स, वो दिन में मेहनत करते हैं, रात को 450-500 रुपये कमाते हैं, उनका अयाल भी है वगैरह भी। देखिए, मुझे लगता है जो ये इलेक्शन होगा वो मोस्टली रिलेटेड होगा कि लोगों के ये जो मसले हैं और जो मुश्किलें हैं उनका मदावा कैसा किया जाएगा। मैं कल भी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा था, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो टॉप पर यही है कि हमारे बिलें जो आ रही हैं वो पता नहीं लगता है कि कोई कंप्यूटर बैठकर 0 ऐड करे जा रहा है और लोगों को वो हो रहा है। और लोग चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा कि देखिए लोगों में क्या था, जब जिस ज़माने में जब हम MLA थे या हमारी हुकूमतें थी, तो लोगों को पता था कि अगर कोई मुश्किल होगी तो हम सेक्रेटरीट जाएंगे, हम अपने मिनिस्टर से मिलेंगे, हम MLA से मिलेंगे वगैरह। लेकिन अगर आप देखेंगे आज सेक्रेटरीट वीरान पड़ा हुआ है, 10 साल से बाबू कल्चर है, और हमारे गवर्नर साहब इतना दूर है लोगों से कि जब अगर लोग उनसे मिलना भी चाहें तो एक तो पहले पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं गाड़ी को राजभवन तक जाने के लिए, और उसके बाद जो तलाशियाँ और जो क्लियरेंस से उनको लेनी पड़ती हैं। तो खुशबू को बिखरने का शौक है, मगर हवाओं के रिश्तों के बगैर मुमकिन नहीं। रिश्तों की मिठास है खुशबू, रिश्तों का एहसास है खुशबू। ज़मज़म परफ्यूमर्स, एहसास अपनेपन का। अब इमरान साहब, अगर हम
असेंबली की बात करें, महबूबा मुफ्ती भी यही कहती है कि अब असेंबली को जो है यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की शक्ल दे दी गई है। उमर साहब कहते हैं कि अगर एक चपरासी की ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो उसके लिए एज अ सीएम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अगर असेंबली इतनी डाउनग्रेड हो चुकी है तो ऐसे में आपने जो मैनिफेस्टो आपकी पार्टी की तरफ से आया है उसमें रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A है, रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू भी जिक्र किया गया है, स्टेटहुड का भी जिक्र है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनका सल्यूशन शायद यहाँ के असेंबली अगर होती भी शायद उसमें भी नामुमकिन ही था। आर्टिकल 370-35A पार्लियामेंट से भी गया, सुप्रीम कोर्ट से भी गया है। आपके प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोकसभा इलेक्शंस में पूछते थे कि आप जी कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे, कैसे रेस्टोर करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट से गया, पार्लियामेंट से गया, अब आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? हमें बताइए जी आपका रोड मैप क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका क्या रोड मैप है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए, देयर आर सम मेजर्स जो हम क्विक फ्यूचर में कर सकते हैं, और कुछ मेजर्स ऐसे भी हैं जो चीज़ें हमसे छीनी गई हैं, जो हमारे को डिसएम्पावर किया गया है, जो हमें डाउनग्रेड किया गया है। लाइक वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। देखिए, हिंदुस्तान में ये ज़रूरी नहीं है कि भाजपा की सरकार हमेशा हो या उन्होंने ही ठेका रखा है सरकार बनाने का। हो सकता है कल कोई ऐसी सूरत आ सकती है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हम पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमने, अगर आप देखेंगे हमारा मैनिफेस्टो, हमने इमीडिएट मेजर्स में हमने जो लिखा है वो इमीडिएट्स में जो हैं वो हमने पिछले पार्लियामेंट में भी कहा, लेकिन लोग वो समझ नहीं पाए। और इस बार भी हम कह रहे हैं कि जो बदहाली है, जो ये क्लियरेंस और CID क्लियरेंस और वगैरह चीज़, नहीं, नॉट ओनली पासपोर्ट वेरिफिकेशन। आपको मैं एक बात बताऊंगा। एक लड़की है जिनको कि अभी पीछे जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे उनको उसने क्वालिफाई किया था, उसकी जॉब लेटर भी बन चुकी थी, लेकिन बिफोर प्राइम मिनिस्टर वो देते तो पीछे से CID ने कहा जी इनके कोई रिश्तेदार किसी ज़माने में मिलिटेंसी से वाबस्ता थे, तो उनका वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उनसे छीना गया और शी इज़ जॉबलेस। तो ये जो ये कल्चर है कि हर एक चीज़ में आपको देखना है कि कौन कैसे क्यों था, फिर रिकन्सिलेशन फिर कैसे हो जाएगी? आपने लोगों को बुलाया, वाया रूट ऑफ नेपाल से लोग आए, उनको आपने बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर करवाया, उनके साथ आपने वादे किए हैं। देखिए, अगर गलती हो चुकी है, अगर आप देखते हैं कि गलती के बाद द पर्सन इज़ बिहेविंग वेरी वेल एंड ही हैज़ बीन, वो बिल्कुल समाज के साथ मिल चुका है, और उसको उस पर भी आप ये रख रहे हैं कि नहीं किसी ज़माने में तुमने ये कोई गलती की थी और उसकी वजह से हम तुम्हारी सारी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को हम उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आए थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आपके साथ ही, आपके बाद ही, लेकिन वो अब वापस उन पार्टीज़ में चले गए जहाँ से वो आए थे। जैसे बशारत बुखारी है, खुर्शीद आलम है, वो वापस PDP में चले गए। और महबूबा मुफ्ती कहती है कि 40 लीडर PDP छोड़ के चले गए थे, सब के सब वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमने ओपन एंट्री सब के लिए नहीं रखी है। हम सिर्फ उन्हीं लीडर्स को ले रहे हैं जिन्होंने PDP के एजेंडा के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। अगर वो 40 लीडर निकले हैं और महबूबा मुफ्ती ये कह रही है सब आना चाहते हैं, उनमें से क्या आप भी थे जो वापस? देखिए, वो महबूबा मुफ्ती को पता होगा कि किसने उनको अप्रोच किया है। तो ये अब मुझे लगता है कि अगर ये सवाल आप महबूबा मुफ्ती जी से पूछेंगी कि कौन लीडर है, तो कम से कम हमें भी तो पता चले कि वो तो कहते हैं सब के सब। हाँ, तो महबूबा जी का कोई, इट्स नॉट अ गॉस्पेल ट्रुथ ना, ये तो माज़ाल्लाह कुरान में तो नहीं लिखा है ना जो महबूबा जी बोले या उमर अब्दुल्ला साहब बोले वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर इनको लोगों ने अप्रोच किया है, बड़ी अच्छी बात है, दे शुड अप्रोच है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ वो काम कर पाएंगे, अच्छी बात है। सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में है, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इस अलायंस को देखो, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि तरह तरह के इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं इस अलायंस पे कि ये सीट शेयरिंग का अलायंस है, ये एजेंडा बेस्ड अलायंस नहीं है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि हम जब अलायंस करते हैं तो हमारे पास एजेंडा होता है, हम प्रायोरिटी एजेंडा को देते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को 1947 से अभी तक वो पावर को प्रायोरिटी देते आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या अलायंस है ये? क्योंकि अल्ताफ बुखारी भी कह रहे हैं कि ये 2 पार्टीज़ का अलायंस नहीं है, ये 4 पार्टीज़ का अलायंस। देखिए फ़ज़ा जी, मैं
मैं जो मुझे लग रहा है मैं वो कहूँगा। वो बड़े लीडर हैं जो ये बातें करें किस टाइप का अलायंस है। मुझे जो लगता है ये जो अलायंस है ये अलायंस की नींव उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉम्प्रोमाइज़ में डाली जब फारूक साहब को एग्जॉनरेट किया ईडी ने, और लोग कश्मीरी बाय एंड लार्ज उन्होंने सवाल शुरू किया कि ये क्या हो गया है कि फ़ारूक साहब को ऑलिव ब्रांच भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आपने खुद कहा और ये सब लोगों को मालूम है कि एक वक्त था उमर साहब ने कहा कि मैं पियोन भी चेंज नहीं कर सकता, इस वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक ये आपको सब कर ठीक। उसके बाद उसी असना में फ़ारूक साहब का वो जो ईडी का जो मसला था वो हल होता है। उसके एक हफ्ते के बाद उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मुझे पार्टी इस वक्त ज़ोर दे रही है कि आप इलेक्शन लड़िए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने सवाल शुरू किया कि इतनी बड़ी केस में फ़ारूक साहब को कैसे बरी किया जाता है, तो कुछ उंगलियां उठी कि फ़ारूक साहब बीजेपी के साथ कोई अंडर टेबल कोई डील कर रहे हैं। तो जब उमर साहब को लगा कि अब तकरीबन डील तय होने वाली है तो उन्होंने भी कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए तो उमर साहब ने मजबूरी में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अब देख लीजिए अलायंस कैसा हुआ है। कुछ जगह इन्होंने आपस में सीटें दी हैं। बिल्कुल, अगर अलायंस है तो अलायंस में मैंने ये फ्रेंडली कंपटीशन, ये जो कंटेस्ट है ये मेरे सर से ऊपर जा रही है ये बात। आप कह रहे हैं अंडर टेबल अगर कोई बात हुई हो, वहीं उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि अभी जो जेल से लोगों को लाया जा रहा है और मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट कराया जाया है, गांधरबल से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से सरजान बरकती ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। वो कह रहे हैं बीरवा से वो कॉन्टेस्ट उन्होंने एमएलए रहे हैं वहाँ के, तो ये सोच के कि शायद उमर अब्दुल्ला वहाँ से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं तो सरजान बरकती ने वहाँ भी सोचा है कि वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वहाँ से सबमिट करेंगे। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले जो है पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला के पीछे लगे हैं, कि उसको चुप कराने के पीछे लगे हैं, क्योंकि वो लोगों की तर्जुमानी करते हैं। क्या बताऊं मैं इस बारे में, आप बताइए मैं हंसूं कि रोऊं? वो कहते हैं ये तो कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली की जो ये तो किया जा रहा है। अगर कॉन्स्पिरेसी है और अगर इनको पता है, ये लोगों के सामने क्यों नहीं आते हैं? इनको चाहिए ना कहना, because he has been a chief minister of the state. He knows the secrets of the state. He knows how state and New Delhi behave with each other. So ये क्यों नहीं, आप ओपनली क्यों नहीं कह रहे? आप मुझे बताइए फजा जी, मैं आपको एक बात बता दूंगा। पिछले इलेक्शन में हम प्रॉक्सीज थे, पिछले इलेक्शन में बाकी प्रॉक्सीज थे, पिछले इलेक्शन में इन्होंने कहा कि मैं खैर मकदम करता हूँ, इंजीनियर इलेक्शन लड़ रहे। अब इंजीनियर साहब ने इनको इलेक्शन हराया। अब जो भी उठ रहा है ये बकौल दीगर ये हर एक को दिल्ली का एजेंट बना रहा है। आप मुझे फजा जी मुझे बताइए, आप यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, आप मुझे बताइए जो दिल्ली के साथ या कश्मीर में जो भी हुआ वो किसकी वजह से हुआ? 1987 में अगर चोरी नहीं होती तो आप मुझे बताइए जो जिनका नाम हम इस वक्त ले रहे हैं, क्या उन्होंने बंदूक उठाया होता? क्या उनसे मैंडेट उनका छीना नहीं गया? हम तो हमेशा इसे यही दुआई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 87 का जो किस्सा है, जो माजरा है, जो 87 में हुआ, आप वो एक इंक्वायरी बिठाइए, सब मामले हल हो जाएंगे, सब के सब मामले हल हो जाएंगे। इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अभी जब मैनिफेस्टो रिलीज़ किया कल ही बीजेपी का, उसमें उन्होंने मेंशन किया है जो 40,000 लोग यहाँ पर मरे हैं उसके लिए वाइट पेपर रिलीज़ किया जाएगा। बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए जो है जो भी उसमें जुर्मवार पाए जाएंगे वो सब चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब इंजीनियर रशीद का बारामूला से कॉन्टेस्ट करना, उमर अब्दुल्ला कहते चलो ये तो समझते हैं ये वो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ, लेकिन ज़ैनापोरा शुपियाँ से सरजान बरकती का फॉर्म रिजेक्ट होना और फिर यहाँ उनका फॉर्म भरना। फजा जी आप मुझे एक बताइए, जब उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल से बीरवा जाते हैं, बीरवा से नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नॉर्थ कश्मीर से आकर दोबारा बडगाम में इलेक्शन चाहते हैं, ये अगर दूसरों पर सवाल पूछ रहे हैं, इनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता? मुझे एक बात बताइए, अगर जम्मू का यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहे, अगर उसको लगे कि मैं लोगों में कुछ कर सकता हूँ, कैन यू स्टॉप हिम? डज कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप हिम? सो व्हाट टाइप ऑफ ये बच्चेबाजी क्यों कर रहा है उमर अब्दुल्ला? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कशिर पर दबनी को वादनस खासो मैं क्या छुपात पर यार, आपने भी तो लड़ा दाएं बाएं से,
आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ थी? अब बताइए, आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा थी? आप बताइए, बीरवा का तो इसको पूरी तरह से नाम बोलना नहीं आएगा। अब ये बडगाम आ चुके हैं। एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ इनको लगता है कि हमारे लिए सेफर है कि हम अपने वोट निकाल सकते हैं। ये तो आयान सी बात है। बीरवा वो नहीं चले गए इसलिए बडगाम चले गए क्योंकि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी खासी लीड थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। क्या बात करती हैं आप? इमरान साहब, जमात के जो फॉर्मर लीडर्स हैं वो भी मैदान में हैं। बकौल उमर अब्दुल्ला साहब वो भी हिंदुस्तान नहीं उठाए। वही मैं कह रहा हूँ, उनके बकौल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके पास मैंडेट है, आप साफ सुथरे हो, आप मुनज़्ज़ा हो, आप वॉशिंग मशीन से निकले हुए धुले हुए लोग हो। बाकी अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की, कोशिश की, वो सब इंटेलिजेंस के हैं या वो किसी एजेंडा के तहत आए। क्या तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी आई है कि बीजेपी यहाँ पर वोट डिवाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। फजा, मुझे आप एक बात बताओ, लोग क्यों उठ रहे हैं? अगर लोगों को पता है कि ये फ्रैगमेंट करने के लिए हो रहा है, तो जो इसका मतलब है ना कि वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का जो वोट है वो सॉलिड रहे। अगर बकौल उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको, मुझे भी वो प्रॉक्सी कहेंगे, इमरान अंसारी को भी कल प्रॉक्सी कहेंगे। वो तो कहते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को तो वैसे भी प्रॉक्सी कहा जाता है बीजेपी के। वही मैं कहता हूँ, एपी है, अपनी पार्टी है, इनको प्रॉक्सी कहा गया। अब जमात भी है, वो भी अब उसमें, ठीक है। तो ये उनके बकौल ये प्रॉक्सीज है ना, तो यही प्रॉक्सीज इससे सवाल पूछ रहे हैं, उमर साहब आपकी क्या डील होगी बीजेपी के साथ जो आपके वालिद साहब को इतने बड़े स्कैम से निकाला गया? उमर साहब हमें बताइए, बकौल आपके दहन मुबारक से ये बात निकली थी, मैं पियोन का पोस्ट नहीं लूँगा। उमर साहब ये बताइए, पियोन का पोस्ट किस लिए आप ले रहे हैं? द प्रॉब्लम यहाँ है, उमर साहब जो कहेंगे, क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला साहब के मरहूम के नवासे हैं, अब कर दें। चलिए मैं उमर साहब से एक सवाल कहूँगा, मैं कहूँगा उमर साहब हमें पता था पहले दिन से ही आप इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आप में शेख अब्दुल्ला साहब का खून है। शेख अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की भी नौकरी कबूल की, तो आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो अगर आपको चीफ काउंसलर बनाया जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम? लोगों को क्यों बहका रहे? यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऑल पार्टीज़ वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद भी कहती है, क्योंकि पीडीपी भी अभी लगातार इल्ज़ाम लगा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि हमने जी एजेंडा ऑफ अलाइंस जो है किया कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, लेकिन वहाँ पर कुछ एजेंडाज थे जब हमने अलाइंस किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोटा लाया, इन्होंने यहाँ पर जो है अफजल गुरी की फांसी जो है वो उनके दौर हुकूमत में हुई, और वो जब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, तो वो यहाँ पर वकालत करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले की। तो लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इल्ज़ामों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है हमने पूरी कोशिश की थी जो जम्मू कश्मीर के लोग हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, इनको नौकरियाँ मिले, ये आबाद रहे। क्या बता सकता हूँ मैं, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ऐसे पेडिस्ट्रियल पे रखा है कि मुझे लगता है आप लोगों के जहन में भी कुछ ऐसा है कि चलिए, अगर कत्ल के बाद भी वो अगर दुहाई देते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया, तो ये मुबारक है कश्मीर के लोगों के लिए। आखिर में कश्मीरी लोगों ने वोट देना है ना, आखिर में कश्मीर के लोग वोट देंगे जी। कश्मीरी पीपल नो कि जो हमारे साथ पेश आ गया है, जो हमारे साथ हुआ है, उसमें 90% हिस्सेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं 100% नहीं कहूँगा, 90%। अगर यहाँ की जो यहाँ कब्रिस्तान आबाद हुए हैं वो एक गलती से है 1987। मैं आपको एक बात कह दूँगा, आप 1987 का वाइट पेपर लाइए, सारी जो मुश्किलें हैं तो आपके मैनिफेस्टो में जी, वो सारी मुश्किलें उमर साहब। और देखिए उमर साहब का ये कहना, देखिए हम जानते हैं उमर साहब वगैरह, फ़ारूक साहब, इनकी कहाँ कहाँ दोस्तियाँ हैं। यहाँ इनकी तो जो इस वक्त एनडीए के अलाइज़ हैं जो दिल्ली में हैं, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे उसमें नीतीश कुमार साहब हों या बाकी लोग हों, वो तो इनके बडीज़ हैं। तो इनका तो अच्छा खासा कनेक्शन है एनडीए के साथ। या सामने आ जाएं और कहें कि हमारे को उनके साथ नहीं है,
जाइए उमर साहब का ट्विटर हैंडल खोल लीजिए, कितना वो इनको बधाइयाँ देते होते वगैरह वगैरह होते। अगर वो एनडीए अलाइज के साथ इतना पैलीज हैं तो इसका मतलब नहीं है कि बीजेपी के साथ भी उनका कोई ना कोई राब्ता है। आप बताइए ना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। दे आर सो फ्रेंडली विद एनडीए अलाइज। आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी इज़ अ गोस्ट, बीजेपी इज़ क्रूअल, बीजेपी इज़ वॉट एवर मॉन्स्टर, ठीक है ना। उस मॉन्स्टर के साथ जो लोग मिले हैं तो ये इनडायरेक्टली उन लोगों से मिल रहे हैं, सॉरी डायरेक्टली उन एलाई से मिल रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये उस मॉन्स्टर के साथ नहीं है। ये उमर साहब क्या समझते हैं कि कश्मीरी अवाम अभी वही है, आर दे लिविंग इन 70s? बट स्टिल उन्हें ये तो उन्हें लगता है वो तो ये लगता है, उन्हें बहुत कुछ लगता है। हमारे बगैर सरकार यहाँ बनेगी नहीं। देखिए उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हुकूमत हमारी बनेगी, दे आर एश्योर कि बीजेपी भी एश्योर है कि हुकूमत। तो फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हो जब आपको पता है हमारी सरकारें बनने वाली हैं? फिर हमें क्यों दरबदर कर रहे हो? हमें सुबह से शाम तक हमें खाक छानी पड़ती है इलाकों में। कि जो वोटर्स है वो उनको सपोर्ट करेंगे। अभी कितने दिन रह गए? बस अब आई थिंक फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है, उसके बाद द सेकंड फेज, थर्ड फेज, दैट्स इट। लेट्स वेट टिल 8th। इसमें क्या जल्दबाजी? अब जब 10 साल में कोई कयामत नहीं आ गई तो अब अभी 27 दिन में कौन सा ऐसा मुश्किल होने वाला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने आप को जब आपको प्रॉक्सी कहा जाता है बीजेपी की, आप क्या मानते हैं? देखिए इमरान साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। जब हमने लोकसभा इलेक्शंस के दौरान बीजेपी के लीडर्स का इंटरव्यू किया तो उनकी चीफ ये कह रहे थे कि हम अपने सिंबल से तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मैदान में कुछ लोग हैं। उसमें आपका भी जिक्र है कि हमने सेब मैदान में रखा है, बैट है, तो आप उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए बीजेपी को कुछ पार्टीज को यहाँ बर्न करना था। They wanted to finish some people, right? उसमें हम भी मुलव्वस पाए गए कि इनको भी ख़त्म करना है। अल्टीमेटली बीजेपी जब काम करेगा वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ काम करेगा। ये आप लिख के नहीं लीजिए। ये लोगों को ये जो गुमराह कर रहे हैं ये, देखिए बीजेपी का सिर्फ ये है कि सबको बर्न करके अपने नंबर्स अच्छे बनाएं। जब उनके अच्छे नंबर्स बनते हैं, जो दूसरा कोalition पार्टनर होगा उसको वो उसके साथ कोalition करके वो यहाँ हुकूमत बना देगी। ये कश्मीरी का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी की रग रग से वाकिफ़ है। इनको पता है कि कश्मीरी को कहाँ स्ट्राइक करना है। ये तो आसान सी बात है। कोई भी स्पोक्समैन बीजेपी का या कोई भी स्पोक्समैन किसी और पार्टी का कह देगा कि ये हमारे साथ है। अब देखा किसने? आप तो जाते हैं, जो लोग आपको टीवीज़ पर चढ़ जाते हैं, आप जाइए ना सेंट्रल लीडरशिप से पूछ लीजिए उनके पास कि कौन से एलाइज हैं। उनको क्या डरना है क्या? दे शुड कम आउट क्लियर। अब कल को मैं ये सवाल पूछूंगा कि फारूक साहब को इलेक्शन से पहले ईडी का केस क्यों ख़त्म किया गया? ये सवाल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं लोगों के बीच में डालेंगे। ये तो लोगों के बीच में आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हमें बीच में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो what does that mean? लोगों को सब समझ। What does that mean? Imran Ansari is slapped with a FIR. Imran Ansari is slapped with an FIR. इमरान अंसारी को जाना पड़ता है, बेल करने के लिए जाना पड़ता है। इमरान अंसारी का पासपोर्ट बंद है और मैं प्रॉक्सी हूँ बीजेपी का। और फारूक साहब जिसने करोड़ों रुपए लोगों के खाए, जिसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, सालमियत के ख़िलाफ़ बयान दिए, वो हैं और हम हैं। चलिए इमरान साहब, अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप स्टार कैंपेनर्स यहाँ आ रहे हैं इंटरनेशनल कांग्रेस से राहुल गांधी कैंपेनिंग के लिए यहाँ। वो तो आ चुके हैं ऑलरेडी। अमित शाह साहब भी 2 दिन पर है, कैंपेनिंग करेंगे यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे, अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग करेंगे। ऐसे में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रोमिनेंट स्टार कैंपेनर नहीं है? देखिए हमारे पास लिमिटेड है। हमारे स्टार कैंपेनर्स हमारे लोग हैं। हमारे जो लोग हैं वो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं। इनको ज़रूरत है कि बाहर से नेताओं को लाएंगे। हम वही ऑर्गेनिक, जैसे हम पहले ज़माने में जब हम कैंपेन करते थे, हम वैसे ही कैंपेन करेंगे। और हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। उनको किसी एक्ट्रेस या किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो खुद हमारे लोग जो हैं वो शहजादे हैं, वो खुद अपनी कैंपेन चलाएंगे।
आपका जो टेन्योर रहा वो बहुत कम टाइम का रहा है जी। बकौल आपके भी 2-2.5 साल का आपका जो है टेन्योर रहा है, उसमें आप कह रहे हैं बहुत कम काम आप कर पाए, लेकिन होम सीट है आपकी, तो उससे पहले जो है मरहूम मकफूर मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब भी MLA रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या कोशिश रहेगी आपको, पर्टिकुलरली आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, वहाँ क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं? देखिए फ़ज़ा जी, मैंने जब मैं MLA बना पटन का, हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी, बिजली और सड़क की, अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे स्टेट की। लेकिन मैंने ये जो कंसंट्रेट किया, जो इन 3 कोर एरियाज़ में मैंने कंसंट्रेट किया, देखिए ये जो मैंने जो प्रोजेक्ट्स उठाए हैं वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स थे, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक बिग वाटर स्कीम्स एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी नींव डाली, जब मैं मिनिस्टर बना उसके लिए पैसा अलॉट हो गया वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि इस 2 महीने में जो पटन की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, कहीं पर भी पानी की कोई इन 2 महीने मतलब? हाँ, जो ये 2 महीने आने वाले हैं, आने वाले, बिकॉज मेरे टाइम पर स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी कि उन स्कीम्स को बैक बर्नर पर ले जाएं और उन पर काम कम हो जाए, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली जो फील्ड ऑफिसर्स हैं या जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, मैं उनके साथ बातचीत करता रहा। उनको साथ में हमारे डेलीगेशंस जाते रहे, हमारे लोग जाते रहे। एक तो ये मसले हैं, ये इंशाल्लाह मुझे लगता है 2-3 महीने में ये हल हो जाएंगे। उसके अलावा भी हमारे कुछ पिछड़े इलाके हैं जिसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक इंशाल्लाह जब नई हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बनेगी, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सारा ये जो हमारे काम हमने उठाए थे वो मुकम्मल हो जाए। तो इमरान साहब, आपने मैनिफेस्टो आपका अभी रिलीज़ हुआ है, कंसिडरेशन में आपको लिया गया था जब मैनिफेस्टो बना था? देखिए हमारे पास 2 मैनिफेस्टोस, one I have done Patan specific and one is the state specific। आप दोनों इंशाल्लाह पढ़ के आइए, उसके बाद आप मुझसे बात। नहीं, वो तो मैं आपका जो आप पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का कह रहे हैं वो हम तक पहुंचा नहीं है, और इट्स ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया। जैसे आप कहते हैं सोशल मीडिया पर सब कुछ है, लेकिन आपने वक्त नहीं निकाला, गवारा नहीं समझा। ऐसा नहीं है, वक्त हम बिल्कुल निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सारा पढ़ पाए कि किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है। आप कह रहे पटन का अलग मैनिफेस्टो है। सर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ आप एक बहुत प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर भी है। जो मैं आपका मैनिफेस्टो देख रही हूँ उसमें रिलीजियस वाइज अगर देखा जाए तो कोई एम्पावरमेंट काइंड ऑफ नहीं है। चाहे हमने देखा कि PDP का जो मैनिफेस्टो, उसमें मुहर्रम को लेके जो है अलग पर्टिकुलर फंड्स रखे गए हैं। आपके मैनिफेस्टो में ये सिर्फ मुहर्रम की बात नहीं है, चाहे यहाँ पे मस्जिदें हैं, दरगाह है, इमाम बारगाहें हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ जो देखिए फ़ज़ा, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, मैं आपको घुमा नहीं फिराऊंगा नहीं। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो प्रायोरिटी है रिलीजियस को लेकर, मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल बात मैं कर रहा हूँ, इस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा, जम्मू कश्मीर स्टेट इज़ ओनली बॉदर्ड अबाउट यात्रा। उसी के लिए सब कुछ है, उसी के लिए फंड्स भी हैं, उसी के लिए पुलिस भी है, उसके लिए आर्मी भी है, उसके लिए फैसिलिटीज़ भी है। बाकी जो ये है, हम बाकी जो आमतौर के मुसलमान हैं जो कि यहाँ कसरत में हैं, जो जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उनको ये हमेशा कॉस्मेटिक थिंग्स करते हैं। जी चलो आज मिलादुन नबी है, 2 दिन पहले डिवकॉम साहब कहते हैं कि चलिए वहाँ सफाई वफाई करवा लेंगे। अब जो हकीकत है वो आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं मुहर्रम फंड्स के लिए क्यों बोलूँ? इनको खुद को अक्ल नहीं है। आप बताइए किस के मैनिफेस्टो में आपने यात्रा का जिक्र सुना? आप नहीं सुन सकती हैं, क्योंकि यात्रा हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ पार्सल। यात्रा के बगैर तो होगा ही नहीं। स्टेट यात्रा की वजह से चल रही है फ़ज़ा जी। अगर यात्रा नहीं होती है तो हमें तो कब के भूल गए होते। चलिए, ये तो आप देखिए मैनिफेस्टो में जिक्र करना कुछ चीज़, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चीज़ें हैं जो नहीं ठीक है, मैं ऐसी खाना पूरी नहीं करूंगा। आई विल टेक द सिचुएशन हेड ऑन। यहाँ क्यों नहीं जिक्र हो रहा है कि यात्रा के फंड्स कहाँ से आते हैं और बाकी के फंड्स नहीं आते? आप बताइए, आपको कभी यात्रा के लिए कोई बात करनी पड़ी? आपको कोई यात्रा के लिए कभी मैनिफेस्टो डालना पड़ा? क्योंकि वो गवर्नमेंट संजीदा है,
कि ये जो यात्री आ रहे हैं इनका हमें ख्याल रखना है, बाकियों का क्यों नहीं रखते? कितनी आप बताइए कितने हमारे ओकेजन से टोटल मुसलमानों के? इमरान साहब वहाँ प्रायोरिटी जो है यात्रा को दी जा रही है, चाहे उनके मैनिफेस्टो में नहीं भी है तब भी मतलब हाँ। आपको लगता है मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है? और दूसरी बात सिर्फ ये फंड्स को लेके बात नहीं है, दूसरा जो हम देख रहे हैं कि मैं फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैंने आपको ये भी कहा, अगर आप ये थोड़ा सा, जी। मैंने कहा ड्यू काम 2 दिन पहले कहता है महराज आलम है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन पहले कहता है ये है। और क्या होता है उनका, जाते हैं कोचों का सफाई करते हैं, चूना डालते हैं, दैट्स इट। यात्रा के लिए लंगर लगते हैं, यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, यात्रा के लिए जो भी यात्री होंगे उसमें से हेल्थ फैसिलिटीज, एवरीथिंग अ पर्सन फॉर यात्रा हैज जस्ट कम एज अ सिंगल पर्सन, ही इज टेकन केयर ऑफ। बाकी चीज़ों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से सरकार से, बाकियों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? ये कहते हैं जी हर साल होता है, हर साल हमारा मुहर्रम होता है, हर साल मीलाद होता है, हर साल तो हमारे ये भी कहते हैं कि मतलब उसके लिए भी अरेंजमेंट्स की जाती है, रिव्यू किया जाता है, प्रिपरेशन होती है। रिव्यू preparations चूना, not the way they do it for the others. Let's be very frank. आप क्यों डर रही हैं? Why don't you call spade a spade? हाँ हम मैं आपको हमें बताऊं, किसी से जम्मू कश्मीर स्टेट पता है कैसे चलता है? आप देख लीजिए, यात्रा कब खत्म हुई? अभी हो गया टाइम, कितना टाइम अगस्त में ही खत्म होगी ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका शिफ्ट हो जाएगा, क्या नाम है गवर्नर साहब और हमारे हो जाएंगे अक्टूबर में। वापस कब आएंगे? मार्च अप्रैल में नहीं, मई में आएंगे। जून में दोबारा तैयारी यात्रा। तो इसका मतलब है ना, हुकूमत यहाँ सिर्फ इसलिए विराजमान है कि उनको यात्रा को फैसिलिटेट करना है। ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा ही हो रहा है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम इतना बड़ा एक ये अजीम और ये अयाम है, इसमें शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 89 की शहादत हुई है, जो कि हर एक मुसलमान का है। यहाँ आप मुझे बताइए, आपने खुद देखा होगा कितना हमें तलवे चाटने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। हम नहीं कहते उनको हमें पैसे दीजिए, हमें कुछ दीजिए, हम कहते हैं तो आके ये देख लीजिए कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आप बताइए। अच्छा, उसमें ड्रग डी एडिक्शन को लेके जो मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी का, क्राइम्स में इजाफा होना। देखिए, क्राइम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर पुलिसिंग। Moral listen, moral degradation and the drug abuse. I have been talking to so much of people. Drug abuse यही नहीं है कि कोई कोकेन यूज़ करे या चरस यूज़ करे। यहाँ ऐसे भी ड्रग्स बाज़ारों में मिलते हैं, फार्मेसीज में मिलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी दीज ड्रग्स, जिसके लोग आदी हो रहे हैं। You know why is this happening? Because लोगों को लाचारी दिख रही है आगे। एक लोग हैं जो क्रॉनिक है, who are abusers. But why has it happened that 40% of the youth is starting taking drugs? वही मैं उसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कुछ चीज़ें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूथ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, द यूथ जो आज का यूथ है ना, उसको अपना फ्यूचर बिल्कुल डार्क लग रहा है, क्योंकि ये पिछले 40-50 सालों से हुआ है। देखिए, आप ही के मोहल्ले में एक लड़का है जिसने बीए पास की है, और आप देखती हैं आप ही के मोहल्ले में उसी के बाजू में एक आदमी है जो डबल पीएचडी है। इसको मिलती है नौकरी क्योंकि ही इज़ कनेक्टेड टू सम पॉलिटिकल पर्सन और नॉट। वो जो ये, यू वोंट बिलीव दिस, परसों मैंने एक डबल पीएचडी वाले को देखा, वो रेडे पर ही वाज सेलिंग फ्रूट्स। हाँ, दैट्स ट्रू, पीएचडी है, मास्टर्स है। वही मैं कहता हूँ, आप बिलीव कर सकती हैं, डबल पीएचडी पीपल आर अप्लाइंग फॉर एसपीओ। बिल्कुल। और एसपीओ की तनख्वाह कितनी होती है? अब जिनको हक मिलना चाहिए उनको हक नहीं मिल रहा है, तो क्या करें आप बताइए। Then we are saying this. आप कह रहे हैं कि मतलब वैसे मैं इस इंटरव्यू को अब ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, आई वांट टू वाइंड इट अप, बट आप कह रहे हैं कि वो अपनों को नौकरियां देते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? कैसा ही हुआ है पास्ट में, दिस has happened in the past। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम मेरिट को देख के जो है गवर्नमेंट जॉब। अरे मुझे एक बात बताओ फजा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इनको पता है कि लोग जो हैं जो क्वालिफाइड नहीं थे उनको कैसी नौकरियाँ मिली? डोंट दे नो इट? when they can know, when they can remove a person on the basis of this, that कि इसका कोई रिश्तेदार या कोई मिलते हैं 20 साल के बाद उसको नौकरी से निकाल रहे हैं, कम से कम एहतसाब तो होना चाहिए। कहाँ एहतसाब हो रहा है? एहतसाब तो हो ही नहीं रहा। तो आप भी चाहते हैं उनके साथ हो जिनको ऐसे ही
मैं कह रहा हूँ एहतिसाब होना चाहिए, क्यों नहीं होना सिफारिश पर चाहिए? नौकरी लगाया है क्यों उनके साथ भी ऐसा ही होता है। एहतिसाब नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ। हाँ, जो बिल्कुल, आपके पास जो लोग हैं जो सचमुच पढ़ के आए हैं और जो हीरे हैं वो इस वक्त मिट्टी में पल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये फेयर है? इज इट फेयर? चलो इसके टेल मी वन थिंग, अ पर्सन कमिंग आउट फ्रॉम मास कम्युनिकेशंस, अब मैं आपके तबके की तरफ जाता हूँ, मास कम्युनिकेशन का पढ़ के आता है एक लड़का, वो जो पूरी तरह से उसने ट्रेनिंग की होती है अबाउट मास कम्युनिकेशन, देन यू हैव अ पर्सन वो जो सड़क पर उठा के टेलीफोन में रील्स बनाना शुरू करते हैं और वो 10 दिन के बाद जर्नलिस्ट, 20 दिन के बाद अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। इज इट फेयर? नो, इट्स नॉट। नो, विल यू रिकॉग्नाइज दैट? नो नो नो। तो यही तो हर एक जगह हो रहा है। और आप ये मानती हैं कि ऐसे भी यहाँ जर्नलिस्ट बने हुए हैं, बस टेलीफोन उठाते, माइक उठाते और जर्नलिस्ट बने। आप मानती हैं या नहीं मानती? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है, ये तो सबके सामने है। तो ठीक है, यही तो बात। चलिए इमरान साहब, अब मैं आखिरी सवाल वाइंड अप के लिए आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि अब आप मैदान में जा रहे हैं सेकंड। मैं मैदान में हमेशा होता हूँ। आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? हाँ, कॉन्टेस्ट क्योंकि करने जा फर्स्ट फेज में 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स है, सेकंड फेज में हम देख रहे हैं 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सेकंड फेज में आ रही है, तो उसको लेके जो है अब लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए, खासतौर पर जब हम पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे? नहीं, मैं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी, आई टेल यू फॉर द ऑल ओवर कॉन्स्टिट्यूंसीज, मैं सिर्फ लोगों से ये इल्तिमास करूँगा और अपील करूँगा कि देखिए, ये जो आप पार्टी वार्टी वो किसा करें, आप पहले देख लीजिए कि जो कैंडिडेट आपके लिए आया है उसका पास्ट, उसका पूरी तरह से आप एक जायज़ा कीजिए, हाउ ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी किसी जगह रिटायर हुआ, सो ही वांट्स अ न्यू जॉब, तो वो सियासत में घुस गया। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो किसी यतीम खाने के चेयरमैन बन जाते हैं, लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो किसी कज़ावत काउंसिल के चेयरमैन हो जाते हैं, ये जो लोग जब एक्टिव सर्विस से रिटायर हो जाते हैं तो कोई ना कोई NGO या सोशल। मेरा मतलब है कि आप देख लीजिए जो आदमी आपके सामने आया है, आई एम टॉकिंग टू दिस अबाउट द पीपल हु हैव नॉट बीन टेस्टेड, जो आपके पास आए हैं उनको देख लीजिए कि ये अपना टाइम सर्फ करने आया है या ये लोगों की बहबूद और उनकी जो मुश्किलें हैं उनका मदावा करने आया है। हैज़ ही कम टू जस्ट बिकम MLA और हैज़ ही कम टू वर्क फॉर हिज पीपल, द वंस हु आर गोइंग टू elect him tomorrow as MLA or whatever. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और उसके साथ साथ जो है ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, रिलीजियस लीडर है। क्योंकि हमने कुछ सवाल इनसे पूछे हैं, बिल्कुल इन्होंने उन सवालों का जवाब भी दिया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में हमने बात किया है। आर्टिकल 370-35 के बाद बदलाव से लेके जो है इलेक्शन प्रोसेस को लेके हमने चीज़ें डिस्कस की है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।